हेलो इट क्लास, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। बच्चों, आज आपका हिंदी का टर्न है, तो निकालिए अपनी हिंदी की बुक। बच्चों, हिंदी की बुक में आज आपका चैप्टर 12 है। ये है आपका पेज नंबर 85 पर। तो निकालिए बच्चों चैप्टर 12, गरम खत ठंडा जवाब। बच्चों, इसका क्या मतलब होता है, देखिए यहाँ पर। गर्मी खावे अपने को, नरमी खावे गैर को, ये मेरे पिताजी का फॉर्मूला था। 100 गाली का एक गाला, मारी फूक उड़ा, यह भी उन्हीं का वचन है। एक दिन उसके पास जात बिरादरी के एक चौधरी आए और आते न आते गर्म होने लगे। मुझे अब याद नहीं कि क्या बात थी। पिताजी ने उनके 5-7 वाक्य सुने और तब सहज भाव से बोले, चलो भाई बाय के कुएं पर चलें। अब जिस छोटी सी बगीची का नाम बाय का कुआं पड़ गया है, वहां पहले एक वापी थी। वह वहां मृत्यु के बाद कर्मकांड होता है। देखिए यहाँ पर, अब वहां मृत्यु के बाद कर्मकांड होता है और एक कोने में अखाड़ा है जहां नगर के कुछ लोग कसरत कुश्ती किया करते हैं। वहां चलने का निमंत्रण सहसा पिताजी ने दिया तो वे ऐसे चौंके, सोच में पड़े कि अपनी भूल गए। अचानक बोले, क्या है बाय के कुएं पर? अखाड़ा है, पिताजी ने बहुत सादगी से कहा। तो फिर क्या? तुम्हारा जी इस समय लड़ने को कर रहा है और मैं हो गया हूँ बूढ़ा। तो इब्राहिम मिल जाएगा या तोता पहलवान, उनसे तुम्हारा जोड़ बंधवा दूंगा। अब आइए नेक्स्ट पेज पर बच्चों, देखिए यहाँ पर। बस तुम्हारी तसल्ली हो जाएगी और मेरा पीछा छूट जाएगा। सुनते ही उन्हें हंसी आ गई और हंसते ही पिताजी ने चाय का गिलास उनके आगे किया। चाय की गर्मी में मिल उनकी नरमी उनके ही पेट में चली गई। तो वे लड़ते ही क्या। माँ का स्वभाव गर्म था, कभी वे बहुत तेज हो उठती तो पिताजी हंसकर कहते, अच्छा सुपनखा की झांकी, फिर सजा लेना, इस समय तो काम की बात कर। उसके कहने का ढंग ऐसा होता कि लपटे मुस्कान में बदल जाती। एक दिन बोले, जब दूसरा आदमी तुम्हारी तरफ जलता अंगारा फेंके तो क्या करोगे? गेंद की तरह उसे अचक लोगे तो तुम्हारा हाथ जलेगा क्या नहीं? अकलबंदी इस बात पे है कि तुम उसकी सीध से हट जाओ। यही बात गुस्से की है। बात बस यही पूरी हो गई। पर आगे चलकर जब मैं संस्कृत पाठशाला में पढ़ने गया तो इसने जीवन में मुझे एक बड़ा उपयोगी नियम बनाने की बड़ी मदद की। उस पाठशाला में एक विद्यार्थी था, बड़ी अजीब हॉबी थी उसकी। वह सबको गालियां भरी पर्चियां लिखा करता और उसके बदले में जब दूसरे भी लिखकर या जवानी गालियां देते तो वह खूब हंसता, दूसरों की गालियों में रस लेता और उन्हें अपनी सफलता मानता। कई बार गुरुजी की बेट ने भी उसे दीक्षा दी, पर इससे उसने एक नया नुस्खा निकाला कि बदले में लिखे हुए गाली पत्र वह सुरक्षित रखने लगा और कभी उसकी शिकायत होती तो वह उन्हें दिखाकर कहता, ये लोग ही मुझे गालियां लिखते हैं गुरुजी। बस इसके बाद गुरुजी तक बात पहुंचनी बंद हो गई और पाठशाला में गाली युद्ध पूरे जोरों से चलने लगा। इस युद्ध में वह एक तरफ अकेला और दूसरी तरफ 20 विद्यार्थी, वे उसे छाट कर गालियां लिखते, पर वह रोज एक न एक ऐसी नई गाली पढ़ता कि सुनार की 100 चोटें लुहार की एक चोट में पूरी हो जाती। जान पहचान के बाद एक दिन उसने मुझ पर अपना निशाना साधा और छोटे छात्र के हाथ मुझे पर्चा भेजा। लिखा था, मेरी कहानी जोरू में भाई साहब, मेरी कहानी जोरू के भाई साहब। दूसरे शब्दों में, मेरे प्यारे शालिग्राम जी, क्या आपके पास नया निब है? पर्चा पढ़कर ही जी भुन गया, पर तभी मुझे अपने पिताजी के बोल याद आए। तुरंत मैंने एक पर्चे के साथ नया निब उसे भेज दिया। पर्चे में मैंने लिख दिया था, प्रिय भाई, आपका पत्र पढ़कर खूब हंसी आई। तुम तो बीरबल के अवतार मालूम होते हो। निब भेज रहा हूँ। यह पत्र और निब उसके लिए एक नया अनुभव था। शाम को मुझसे मिला और लिपट गया, माफी भी मांगी। बाद में उसने मुझे कभी ऐसा पर्चा नहीं लिखा और धीरे धीरे उसने यह आदत ही छोड़ दी। एक दिन मुझसे बोला, तुम्हारे पर्चे में गालियों का मजा ही किरकिरा कर दिया यार।
अब देखिए यहाँ पर, इस अनुभव के बाद मैंने नियम बना लिया कि गरम बोल हो, गरम व्यवहार या गरम खत, उत्तर में अपनी ओर से गर्मी गलत। अब देखिए यहाँ पर, जीवन में मैं अपने इस निर्णय पर कभी नहीं पछताया, और सच तो यह है कि मुझे जिन निर्णयों से जीवन में सबसे अधिक सफलताएं मिली उनमें से यह एक भी है। अब देखिए यहाँ पर, मुझे जीवन में अक्सर गर्म खत मिले हैं और मैंने उनका ठंडा जवाब दिया है। जवाब की ठंडक गर्म पत्र भेजने वाले की गर्मी को पी जाती है और वह सोचता है कि सचमुच बड़ी बेवकूफ़ी हो गई। गांधी जी ठंडे खत लिखने की कला के आचार्य थे। सन 1931 में वे लंदन की गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। इस दिन अल्पसंख्यक समिति की बैठक में प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने जो भाषण दिया वह धमकियों से भरा हुआ था। गांधी जी उसे सुनकर भिन्ना उठे पर चुप रहे, और स्थान पर लौटने के बाद जब वे पूरी तरह शांत हो लिए तो उन्होंने एक पत्र लिखकर अपना विरोध प्रकट किया। बात यह है कि जवाब वाणी का हो या कलम का, वह जितना ठंडा होगा उतना ही प्रभावशाली होगा। अब देखिए, उन्हीं दिनों सम्राट जॉर्ज पंचम ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस के प्रतिनिधियों को अपने महल में एक दावत दी और गांधी जी को भी उसमें आने को पत्र लिखा। गांधी जी ने कई दिन तक इस पत्र का उत्तर नहीं दिया। बात यह है कि गांधी जी इस तरह की शानदार दावतों में कभी शरीक नहीं होते थे, इसलिए सत्य और न्याय का पक्ष था कि वे साफ साफ इनकार कर दें। पर सोचते सोचते एक दिन एक नैतिक पक्ष उनके मन में आया कि मैं इंग्लैंड का मेहमान हूं और मेहमान को कोई भी ऐसा काम न करना चाहिए कि उसके व्यवहार से मेजबान के प्रति अवज्ञा प्रकट हो, और बस उन्होंने अपने नियम को ढीला करके निमंत्रण पत्र के उत्तर में स्वीकृति पत्र लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर बच्चों, यदि गांधी जी के पत्र में आते ही जल्दी से उसका जवाब दे देते तो मार्च 1944 की बात है। गांधी जी का आगा खां महल में नजरबंद थे और बा की मृत्यु हो चुकी थी। बा की मृत्यु पर भारत सरकार के गृह मंत्री ने जो वक्तव्य केंद्रीय सभा में दिया उससे गांधी जी सहमत नहीं थे। वे उसका प्रतिवाद करना आवश्यक समझते थे। उन्होंने प्यारेलाल भाई से पत्र लिखने को कहा, पर उनका लिखा पत्र गांधी जी को पसंद नहीं आया। गांधी जी ने स्वयं पत्र लिखा, फिर उसमें सुधार किया। तब साथियों ने उसे देखा। बहुत बार सुधार के बाद गांधी जी ने उसे फिर लिखवाया। इस तरह 5 बार सुधार के बाद डॉक्टर गिल्डर ने उसे देखा और उसमें 6ठी बार सुधार किया, और उसके अनुसार सुशीला नायर ने फिर से एक पत्र तैयार किया। तब तक गांधी जी अपने पत्र में काफी काट-छांट कर चुके थे। इस तरह 2 पत्र हो गए। इन दोनों को मिलाकर एक तीसरा पत्र तैयार हुआ। गांधी जी को यह पत्र अच्छा लगा, पर स्नान गृह में नहाते नहाते उसे उन्होंने फिर सुना और कुछ सुधार किए। भोजन करते समय गांधी जी ने उस पत्र में कुछ और सुधार कराए और तब वह टाइप होकर डाक में गया। अप्रैल 1944 में वायसराय वेवल का एक पत्र उसकी नजरबंदी में गांधी जी को मिला। पत्र पढ़कर गांधी जी का रोम रोम गर्म हो गया और उसकी गर्मी में उन्होंने पत्र का उत्तर लिखा। साथियों को पत्र तीखा लगा, पर गांधी जी को पूरी गर्मी में थे। बोले, यह तीखा है ही नहीं, कहा गया इस तरह का पत्र न लिखें तो क्या हर्ज है। गांधी जी गर्मी से भरे थे। बोले, लिखना तो चाहिए, न लिखूं तो मैं नीचे उतरता हूँ और लिखूं तो ऐसा ही लिख सकता हूँ। रात में डॉक्टर गिल्डर ने कहा, यह पत्र लिखने का हेतु क्या है? क्या आगे के लिए पत्र व्यवहार बंद करने का है? प्रश्न में बरसात थी, पर गांधी जी की गर्मी उससे न बुझी। बोले, जैसा उसका पत्र है वैसा ही जवाब होना चाहिए, ताकि वह समझ ले कि मैं उसका अर्थ समझ गया हूँ। प्यारेलाल भाई ने एक नया पत्र लिखा। गांधी जी ने उसे पढ़ा और तब नया पत्र लिखवाया। इसमें साथियों ने अपने सुधार सुझाए और तब गांधी जी ने एक और पत्र लिखवाया। लिखवाते ही वह इसमें सुधार कराते रहे। रात में डॉक्टर गिल्डर को यह पत्र दिया गया।
दूसरे दिन उन्होंने अपने सुझाव दिए। गांधी जी ने लिखा कि हकीम और रैयत एक होकर काम नहीं कर सकते और गिल्डर इससे भी सहमत नहीं थे। गांधी जी की यह बात पर जमे रहे। शाम को घूमते समय उसका मत बदला कि सांप मालिक और नौकर पर एक साथ हमला करे तो दोनों उसे मारने में सहयोगी हो जाएंगे। तब वे बोले, अगर मेरा यह पत्र जो का तो चला जाता तो मेरी हंसी होती। और तब उन दूसरे दिन उन्होंने एक नया पत्र लिखवाया और वही वेवल को भेजा गया। जब गांधी जी को यह एक खत के लिए उसकी सावधानी और श्रम की आवश्यकता थी, तो मुझे और आपको कितनी जरूरत है। आदमी गरम खत कब लिखता है? जब वह किसी बात से गुस्से में आ जाए। गुस्सा दिमाग पर सवार है तो कलम में ठंडक कहाँ से आएगी? क्या आप चाहते हैं कि किसी को गरम खत न लिखें? हाँ, तो इस समय कोई खत न लिखिए। जब आपको गुस्सा चढ़ा है और लिखने का आवेग इतना प्रबल हो कि बिना लिखे रहा ही न जाए, तो अवश्य लिखिए। पर इसे लिखकर रख लीजिए। तुरंत डाक में न डालिए। दूसरे तीसरे दिन जब उसे शांति से पढ़ेंगे तो आपको वह मक्खियों भरा दूध दिखाई देगा और आप उसे फाड़कर दूसरा खत लिखेंगे जिसमें ताना तनाजा एक नहीं सिर्फ काम की बात होगी। अब देखिए यहाँ पर, क्या आपके पास किसी का गरम खत आया है और आप गुस्से में भर उठे हैं? हाँ, तो आप ही ठहरिए और अभी खत न लिखिए। ठहरना संभव न हो तो फिर खत लिख लीजिए और फाड़ दीजिए। उसमें दिल के छाले हैं अतः उसे डाक में न डालिए। 100 बातों की एक बात यह है कि गुस्सा आदमी को सोचने लायक नहीं छोड़ता। अब आप अगर गुस्से में खत लिखते हैं तो वह इस लायक कहाँ है कि उस पर कोई विचार करे। इसी तरह जब आप किसी का गरम खत पढ़कर गर्मा गर्म है और तभी लिख बैठे, उसका जवाब तो वह इस लायक कहाँ होगा कि उस पर कोई विचार करे। हमेशा ठंडा खत लिखिए, गरम खत का ठंडा जवाब लिखिए और साफ बताकर बात यह है कि ठंडे होकर लिखिए। तो बच्चों, ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। और इसी के साथ साथ देखिए, ये आपके शब्दार्थ हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं बच्चों। और इसी के साथ आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं बच्चों, जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगी। देखिए यहाँ पर बच्चों, ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए बच्चों। तो बच्चों, आपका वर्क कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।